जय श्री राम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और कुशल मंगल होंगे। और अब तक के जितने लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं वो आप लोगों ने देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो वक्त निकाल कर देख लीजिएगा। बाकी आज हमको हमारे चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के लेक्चर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 शूट करना है। उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। लास्ट पार्ट में माने पार्ट नंबर 1 ऑफ लेक्चर नंबर 2 में हमने ये टॉपिक पढ़ा था कि रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए। उसी लेक्चर के दौरान हमारा कुछ पार्ट रह गया था। हमने फर्स्ट क्राइटेरिया मतलब फिज़िकल स्टेट को कैसे शो किया जाता है वो हमने देख लिया था। सेकंड क्राइटेरिया जो कि ये बताता है कि हीट को रिप्रेजेंट करो, हीट के चेंज को रिप्रेजेंट करो। तो हीट के चेंज के बेसिस पर रिएक्शन दो तरह की होती है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन हमने पढ़ ली और उसके कुछ एग्जांपल्स को हमने फर्स्ट लेक्चर में पार्ट नंबर 1 ऑफ लेक्चर नंबर 2 में देख लिया। आज पार्ट नंबर 2 में हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। तो आइए बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के फर्स्ट एग्जांपल से। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल हमारा कंबशन है। व्हाट इज़ कंबशन? पहले मैं डेफिनेशन लिखता जाता हूँ और आपको समझाता जाता हूँ, लेकिन उसके पहले शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि कंबशन दहन, कंबशन को हिंदी में दहन कहा जाता है, इतना आप याद रखेंगे। दूसरी बात, दहन से आपको वर्ड निकल कर आया रावण दहन। रावण दहन जब होता है, रावण जलता है, तो आप क्या देखते हैं? रावण का पुतला जो खड़ा होता है उसमें पेपर होता है, उसमें लकड़ी होती है, साथ ही साथ उसके आसपास एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हुए वो कंटिन्यू जलता रहता है, राइट। माने लकड़ी और पेपर रावण के अंदर एज अ फ्यूल काम करता है और फ्यूल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है और उस रावण में से एनर्जी बाहर निकल रही होती है दो फॉर्म्स में, एक गर्मी के फॉर्म में मतलब ऊष्मा या हीट के फॉर्म में, दूसरी काफ़ी ज़्यादा लाइट निकल रही होती है। जब वो रावण जलता है तो जगमगाता रहता है, उसमें से लाइट निकल रही होती है। तो एनर्जी इन दो फॉर्म्स में माने लाइट की फॉर्म में और हीट की फॉर्म में उसमें से बाहर निकल रही होती है। तो मैं कह सकता हूँ क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है इसलिए मैं लिखता हूँ अ केमिकल रिएक्शन which occurs when a fuel reacts with oxygen and produces energy in the form of light और हीट। मेरे ख्याल से अब आप इस डेफिनेशन का पूरा मतलब समझ गए होंगे क्योंकि मैंने आपको रावण दहन का एग्जांपल देकर इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है। फिर भी आप दोबारा देख लें। फ्यूल, पहली बात, ऐसी केमिकल रिएक्शन जो तब होती है जिसमें फ्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और प्रोड्यूस करता है। माने प्रोडक्ट की साइड पर आपको अपना प्रोडक्ट लिखना है। वो प्रोडक्ट क्या है? वो प्रोडक्ट है एनर्जी। पर एनर्जी के दो फॉर्म्स हो सकते हैं यहाँ पर, या तो हीट के फॉर्म में निकालेगा या लाइट के फॉर्म में निकालेगा। लाइट माने प्रकाश जिसकी वजह से विजिबिलिटी होती है, और हीट जिसकी वजह से गर्मी का फील होता है, गर्मी का एहसास होता है। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जब हम कह रहे हैं कि कोई फ्यूल ऐसा करता है, तो जब गाड़ी स्टार्ट करते हो उस कंडीशन में भी ऐसा ही होता है। गाड़ी में पेट्रोल या डीजल जैसा फ्यूल होता है, मतलब कंबशन ऑफ पेट्रोल और डीजल। सेकंड एग्जांपल, कंबशन ऑफ कैंडल। आप घर में देखते हैं कैंडल जल रही होती है
और हल्की फुल्की हीट और ज़्यादा अमाउंट में लाइट को निकाल रही होती है। तो यही दोनों प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे कैंडल के जलने पर भी, कैंडल के बर्निंग पर भी, या कैंडल के कंबशन पर भी। ये दोनों एग्जाम्पल हुए। अब मैं आपको एक जनरल फॉर्म दिखाना चाहता हूँ कि आखिर कैसे ये कंबशन की रिएक्शन होती है या फिर कंबशन की रिएक्शन में क्या होता है। आइए देखते हैं। मान लीजिए एक गैस है मीथेन CH4। क्योंकि मैंने कहा ये गैस है तो फर्स्ट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमको इसकी फिजिकल स्टेट शो करनी होगी। मीथेन गैस को जब आप रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्योंकि ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हमारे फ्यूल को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ये हम देख चुके हैं। जब मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है उस कंडीशन में ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करती है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन भी होता है, साथ ही में हीट भी बाहर निकलती है। रिएक्शन बैलेंसिंग हमारा आज का मकसद नहीं है, वो हम लेक्चर 3 में सीखेंगे। फ़िलहाल के लिए हम आपको सिर्फ ये सिखाना चाह रहे हैं कि इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, इसलिए मैं आपके सामने बैलेंस रिएक्शन लिख देता हूँ। साथ ही साथ यहीं पर हमारा सेकंड क्राइटेरिया भी पूरा होता है कि हमको हीट का चेंज शो करना है। क्योंकि मैंने कल बताया था लेक्चर नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 में कि अगर आप प्लस साइन के साथ में हीट को प्रोडक्ट की साइड में लिखते हो, इसका मतलब ये है यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसे आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन का नाम दोगे। एक्सो माने बाहर की ओर, प्रोडक्ट साइड पर बनती हुई हीट, बनती हुई एनर्जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का पार्ट कहलाएगी। दूसरा, बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर मैं 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करूँगा और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करूँगा। क्योंकि आपको पता है वाटर अगर अकेला है तो ये लिक्विड कहलाएगा। यही चीज़ मैंने आपको कल लिक्विड और एक्वस फॉर्म में डिफरेंस करते हुए बताई थी। हीट को आप प्रोडक्ट की साइड पे देख रहे हो, मतलब हीट प्रोड्यूस हो रही है, वही हमारा एक्चुअल वर्ड है कि प्रोड्यूस हो रही है एनर्जी, या तो लाइट के फॉर्म में या फिर हीट के फॉर्म में, जो कि आप यहाँ देख चुके हैं। मीथेन गैस यहाँ पर एज अ फ्यूल काम कर रही है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना देते हुए, क्योंकि मीथेन का डिस्कशन हमको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में भी करना है, इसलिए हल्की सी डिटेल ये देना चाहूँगा कि गाँव के अंदर मीथेन गैस या गोबर गैस, या यूँ कहो कि मेजर गोबर गैस में सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है वो यही होती है। तो इस मीथेन गैस की वजह से वहाँ के चूल्हों में आग लगती है, जिससे वहाँ का खाना पकता है। हाँ, वो अलग बात है कि आज के टाइम पे कुछ लोग LPGs को ला रहे हैं और मीथेन गैस को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द इलाकों में, मोस्ट ऑफ द रूरल एरियाज़ में आज भी मीथेन गैस का इस्तेमाल खाना पकाने में किया जाता है। मतलब इसका मतलब मीथेन गैस एज अ फ्यूल काम करती है, और अगर ये फ्यूल है तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और हीट का प्रोडक्शन करेगी। हीट को अगर प्रोडक्शन में लाओगे, प्रोडक्ट की साइड पर लिखोगे, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का पार्ट बन जाएगा। एक नोट पॉइंट, जब भी कोई फ्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, माने ये कंबशन रिएक्शन है, तो ऑल कंबशन, क्योंकि कंबशन रिएक्शन से हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो ऑल कंबशन रिएक्शंस are exothermic in nature. आई होप सो क्लास, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, मैं हटता हूँ साइड में, आप कॉपी कीजिए। फिर हम इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नेक्स्ट एग्जाम्पल सेल्यूलर रेस्पिरेशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्लास, अपने सेकंड एग्जाम्पल पर बात करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का सेकंड एग्जाम्पल, और वो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसके बारे में ज़्यादा चर्चा मैं वहाँ करूँगा
जहाँ ये डिटेल में गिवन है, और वो अपना चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लिया है तो थोड़ी बहुत बातें बताऊँगा। सेल्यूलर, रेस्पिरेशन, दोनों ही शब्द बड़े ही प्यारे हैं। वही हमारी पुरानी आदत बायोलॉजी में शब्दों के थ्रू खेलने की। सेल्यूलर मतलब रिलेटेड टू सेल, माने जो भी काम चलेगा एक सेल के भीतर चलेगा, सेल के अंदर चलेगा। रेस्पिरेशन क्या है उसको समझाने के लिए, अब कई लोगों को लग रहा होगा रेस्पिरेशन तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ये सब होता होगा। नहीं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पार्ट है ब्रीदिंग का, माने सांस लेने का। रेस्पिरेशन सांस लेने से सिर्फ कनेक्टेड है या एसोसिएटेड है। एक्चुअली इसका मतलब सेल से संबंधित है, और रेस्पिरेशन का सीधा संबंध है एनर्जी के साथ में। जो फूड का आपने खाया, जो खाना आपने खाया, उस खाने से जो ऊर्जा निकलेगी, वो ऊर्जा कहाँ निकलेगी? वो ऊर्जा सेल के अंदर निकलती है। देखते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस वेयर combustion of food takes place inside a cell। या तो आप ये डेफिनेशन लिख दो, या फिर आप ये डेफिनेशन लिख दो और a chemical reaction which occur inside a cell to break down food in the presence of oxygen to produce एनर्जी। ये दोनों रिएक्शन में से आप कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा, इस वाली डेफिनेशन को देखकर या फिर इस वाले डेफिनेशन को देखकर आपको दो तरह के शब्द मिलते हैं। एक कंबशन, जो कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। दूसरा प्रोड्यूस एनर्जी, माने एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, एनर्जी प्रोडक्ट की साइड पर निकल रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी एक तरह से कंबशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नोट पॉइंट, cellular respiration is also a type of combustion reaction या फिर combustion। इतनी बात क्लियर है। अब हमारे इस सेल्यूलर रेस्पिरेशन में रिएक्शन क्या चलती है उस पर बात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जनरल फॉर्म या फिर रिएक्शन की बात करते हैं। केमिकल रिएक्शन में हम ग्लूकोज को लेते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। इसे हम ग्लूकोज कहते हैं। डेफिनेटली ये सेल के अंदर है, तो सेल के साइटोप्लाज्म में होगा और एक्वस फॉर्म में होगा। इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्योंकि एक गैस है, बर्न किया जाता है या कंबशन में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हम 6 ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल लगाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ, मैं एक स्टेटमेंट बार बार कह रहा हूँ, मैंने लेक्चर नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 में भी आपसे कहा, मैं आपको अभी रिएक्शन बैलेंसिंग नहीं सिखा रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि किसी रिएक्शन के अंदर आप
इन्फॉर्मेशन कैसे लाएं। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन का क्राइटेरिया है आप उनकी फिजिकल स्टेट को शो करें, रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट को शो करें। सेकंड क्राइटेरिया कहता है हीट चेंज को शो करें। तो अब यहाँ पर हीट चेंज करने की बारी आई है। आइए बात करते हैं। अब यहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं प्लस 6 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं प्लस ढेर सारे अमाउंट में एनर्जी बाहर निकलती है। कितनी एनर्जी बाहर निकलती है इसकी चर्चा मैं आपसे तब करूंगा जब चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस हम पढ़ रहे होंगे। फिलहाल हमारा टारगेट वो नहीं है, फिलहाल हमारा टारगेट है केमिकल रिएक्शन को इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए। तो सेकंड क्राइटेरिया हमारा पूरा हो गया है। प्लस के साथ में एनर्जी या प्लस के साथ में हीट अगर आपको प्रोडक्ट की साइड पे दिखता है इसका मतलब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये हमने किया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का सेकंड एग्जाम्पल। अब हमारी बारी है कि हम थर्ड क्राइटेरिया पर चले जाएं। फर्स्ट क्राइटेरिया फिजिकल स्टेट शो करो, हमने कर दी। ये भी गैस है, ये वाटर अकेला हो तो लिक्विड फॉर्म में। फिजिकल स्टेट प्रोडक्ट की भी और फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट की शो कर दी। सेकंड स्टेप एनर्जी या फिर हीट में होने वाले चेंज को शो करो, हमने वो भी शो कर दिया एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के थ्रू। अब थर्ड एंड लास्ट क्राइटेरिया बचता है रिएक्शन में, उसको इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए कि आप उन कंडीशंस को दिखाओ जिन कंडीशंस में रिएक्शन चल रही है। इसको इरेज करके हम उस पर पहुंचते हैं। तब तक आप इसे कॉपी कीजिए, हम साइड हट जाते हैं। चलिए क्लास बात शुरू करते हैं अपने थर्ड क्राइटेरिया के साथ में, जिसमें हम उन कंडीशंस को शो करना चाहते हैं। चलिए लिखते लिखते बताता हूँ, बेहतर रहेगा। हमारा थर्ड क्राइटेरिया है शो द कंडीशंस under which a reaction takes place. आओ देखते हैं, करते हैं इस पर चर्चा। साइन फॉर हीट, माने हीट का साइन क्या होता है? हीट के लिए साइन साइंस ने बनाया है डेल्टा। इसे डेल्टा प्रोनाउंस किया जाता है, DELTA, डेल्टा इसे प्रोनाउंस किया जाता है, कहा जाता है। तो साइन फॉर हीट एंड नेम ऑफ कैटलिस्ट आर रिटन below or above the arrow। ये कौन से एरो की बात हो रही है? रिएक्शन में एक एरो लगाया जाता है बीचों बीच, जिसके लेफ्ट साइड पर आपका रिएक्टेंट और राइट साइड पर आपका प्रोडक्ट होता है। अच्छा, माने दो चीज़ों के लिए, हीट उसमें अगर चेंज हो रहा है तो उसके लिए डेल्टा साइन लगाओ, और जो नेम है कैटलिस्ट का उसे लिख दो, या तो नीचे लिख दो या ऊपर लिख दो। किसके? एरो के ऊपर या नीचे। सर समझ में कम आया, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन एक शब्द और आया है जो कि है अपना कैटलिस्ट। डोंट वरी, इसकी भी चर्चा भी मैं कर लेता हूँ थोड़ी बहुत। अब पहले आप एक एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल है, एक वैज्ञानिक है, स्पेलिंग के लिए मुझे माफ़ करना, हैबर्स प्रोसेस, मैंने हैबर ने इसको बताया, उनकी प्रोसेस ये कहलाई। क्या है हैबर प्रोसेस? ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए होती है। क्लियर? क्या होता है इसमें? सर इसमें रिएक्टेंट लिखा जाता है N2 जो कि एक गैस है। तो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया हम पूरा कर देते हैं फिजिकल स्टेट को शो करते हुए।
हाइड्रोजन एक गैस है और यहाँ लगाया एरो और यहाँ हमने लिख दिया अपना प्रोडक्ट अमोनिया जो कि एक गैस ही है। तो हमने फर्स्ट क्राइटेरिया पूरा किया अपना फिजिकल स्टेट लिखकर। सेकंड क्राइटेरिया में हमने हीट चेंज शो करना है, क्योंकि यहाँ पर जो हीट है वो यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। माने जब इन रिएक्टेंट्स को पास में लाया जाता है और 400 से 450 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर दिया जाता है। अगर आप थोड़ा बहुत भी सोच कर देखो तो रूम का टेम्परेचर होता है जनरली 25 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर होता है अप्रॉक्सीमेट 37 डिग्री सेल्सियस। और इंसान को जब बुखार होता है जनरली तो उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, हो जाता है 38-39 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये टेम्परेचर है 400 से 450 डिग्री सेल्सियस, जो कि एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर है। उस टेम्परेचर की नीड इन दोनों गैसेस को है। ये दोनों गैस जब करीब आएंगी और ये टेम्परेचर होगा तभी रिएक्शन होगी। लेकिन सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं बल्कि प्रेशर भी होना चाहिए। 200 atm प्रेशर। जैसे टेम्परेचर के लिए डिग्री सेल्सियस एक यूनिट है, ठीक उसी तरीके से प्रेशर के लिए atm एक यूनिट है। और साथ में यहाँ पर एक और चीज़ चाहिए होती है। ये आपने देख रहे हो कि मैंने आयरन बना दिया। आयरन एक मेटल होता है, आपको पता है। तो आयरन यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट काम करता है। ये रिएक्शन को कराने के लिए ये स्पीड में फेवर करता है, मतलब इस रिएक्शन को कराने में ये स्पीड को इंक्रीज़ करवा देता है। तो कैटलिस्ट क्या है अब उसकी बात कर लेते हैं, पर फिलहाल के लिए आप इस लाइन को समझें इस रिएक्शन के थ्रू। तो साइन फॉर हीट, चाहे तो आप ये टेम्परेचर लिखते या इसके बजाय डेल्टा लगाते, मामला सेट हो जाता। तो साइन फॉर हीट डेल्टा या फिर नेम ऑफ द कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के लिए अपन ने लिख दिया नाम, उसको लिखा जाता है। हमने लिखा है कहाँ, या तो नीचे या फिर ऊपर, किसके, एरो के। माने एरो के, जो ये एरो गिवन है इसके नीचे या ऊपर, नीचे या ऊपर आप साइन फॉर हीट को लिखते हो और कैटलिस्ट को लिखते हो। हमने लिख दिया। ये हमारा थर्ड क्राइटेरिया है। इस तरीके से एक रिएक्शन को कम्प्लीटली आप शो कर सकते हो, इन्फॉर्मेटिव बना सकते हो। अब बात करते हैं कैटलिस्ट पे। आखिर ये कैटलिस्ट क्या चीज़ है, आओ देखते हैं। कैटलिस्ट, अच्छा मैं आपको पहले बता दूं थोड़ा सा। जब इस रिएक्शन में मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, आयरन का कैटलिस्ट का इस्तेमाल करूंगा, तब ये रिएक्शन यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। लेकिन कमाल की बात यह है, स्टार्टिंग में जो नाइट्रोजन हमने ली थी वो कंज्यूम हो जाएगी, जो हाइड्रोजन हमने ली थी वो कंज्यूम हो जाएगी और अमोनिया का प्रोडक्शन होगा। लेकिन आयरन जो कि कैटलिस्ट है, ये रिएक्शन में जाएगा, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा। माने ये रिएक्शन यहाँ से यहाँ पर जल्दी पहुँचेगी और ये आयरन रिएक्शन को कंप्लीट करके चुपचाप बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकता है, माने रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर सकता है और बिना कंजम्पशन के, बिना कंज्यूम हुए रिएक्शन से बाहर आ जाएगा। आओ इसकी डेफिनेशन में लिखते हैं। दो सब्सटेंसेस which can alter or change, alter और change का मतलब एक ही होता है, which can alter or change the speed, या ज़्यादा बेहतर वर्ड है ROR। अभी ROR क्या है थोड़ा वो बता दूंगा। स्पीड और ROR ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग consumed in reaction। ROR क्या होती है, जैसे स्पीड होती है उसी को ROR कहते हैं रिएक्शन के मैटर में। देखो ROR का फुल फॉर्म होता है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो रेट वर्ड आया है, इस रेट वर्ड का मतलब मैथमेटिक्स में या फिर बाज़ार में या फिर जब आप सोसाइटी में जाते हो तो आपको पता लगता है कि सर भैया ये जो दुकान पे आप सामान बेच रहे हो ये कितने का है, इसका रेट क्या है। वहाँ रेट का मतलब पैसे से जुड़ा हुआ होता है, मनी से जुड़ा हुआ होता है। साइंस में जब रिएक्शन की रेट की बात होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन
या फिर रिएक्शन की रेट रिएक्शन की स्पीड को शो करती है, समझे। अब रिएक्शन की स्पीड, अब स्पीड तो ऐसी है सर, स्पीड तो कम भी हो सकती है, स्पीड तो ज़्यादा भी हो सकती है। इसी बेसिस पर हमारे कैटलिस्ट दो तरह के हैं, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक नेगेटिव कैटलिस्ट, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक नेगेटिव कैटलिस्ट। नाम से पता लग रहा है पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा, माने स्पीड को या फिर ROR को ये इंक्रीज करेगा। और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, स्पीड को या ROR को ये डिक्रीज करेगा। बात क्लियर होती है क्या? ये डेफिनेशन हो गई, ये टाइप्स हो गए, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो अब ये भी कह सकते हो कि आयरन इस रिएक्शन के लिए पॉजिटिव कैटलिस्ट है, क्योंकि आयरन इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है और अमोनिया का प्रोडक्शन जल्दी करवाता है। क्लियर है क्लास? इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 2 के दोनों पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। अब हम लेक्चर नंबर 3 की तरफ जाएंगे और उसमें हम रिएक्शन बैलेंसिंग को सीखेंगे। इसी के साथ देता हूँ अपनी वाणी को विराम, बोलकर एक प्यारा सा जय श्री राम क्लास।